हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आपको पता है हमने कल एक सीरीज स्टार्ट की थी इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज की। सो टुडे इज द सेकंड लेक्चर ऑफ द सीरीज। कल हमने पढ़ा था अर्थ समिट तक, बेसल कन्वेंशन तक। सो आज हम पढ़ेंगे अर्थ समिट, जो कि कब हुई थी 1992 में। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। अर्थ समिट कब साइन हुई थी? 1992 में। सो एग्जैक्ट डेट अगर पूछी जाए अर्थ समिट की, तो एग्जैक्ट डेट है जून 3 to 14 1992। सो ये कन्वेंशन जून 3 से लेकर जून 14 तक चली थी। और अर्थ समिट को ही कहा जाता है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। सो फ्रेंड्स, इसी का दूसरा नाम है ये। सो फ्रेंड, कंफ्यूज मत होना। In the continuation of Stockholm Declaration 1972, Nairobi Declaration 1982, the third major declaration of Earth Summit 1992 was held in Rio de Janeiro in Brazil. हम देख सकते हैं कि स्टॉकहोम जो डिक्लेरेशन हुई थी, उसी की 10th एनिवर्सरी को कहा जाता है नैरोबी डिक्लेरेशन, और उसी की 20th एनिवर्सरी को क्या कहा जाता है? अर्थ समिट। ठीक है। और ये कब हुई थी? 1992। नैरोबी हुई थी 1982 और स्टॉकहोम हुई थी 1972। ये फ्रेंड्स आप याद रखना कौन इनकी ईयर्स। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज रियो डिक्लेरेशन, क्योंकि ये कहाँ रियो डी जेनेरियो में थी, इसलिए इसको रियो डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। अटेंडेड बाय 150 कंट्रीज। कितनी कंट्रीज ने अर्थ समिट अटेंड किया? 150 कंट्रीज ने अटेंड किया। इन अर्थ समिट द ग्लोबल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड वाइडली। सो यहाँ पे मेजरली क्या किया गया? यहाँ पे जो ग्लोबल अर्थ प्रॉब्लम्स जितनी भी उस वक्त आ रही थी, उनको डिस्कस किया गया। इट वॉज द बिगेस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन हिस्ट्री, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज पार्लियामेंट ऑफ द अर्थ। सो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है कि पार्लियामेंट ऑफ द अर्थ किसको, कौन सी कॉन्फ्रेंस को, कौन सी समिट को कहा जाता है पार्लियामेंट ऑफ द अर्थ? सो इसको अर्थ समिट और रियो डिक्लेरेशन और यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको कहा जाता है पार्लियामेंट ऑन अर्थ। The formal process of UNCED resulted in the adoption of 5 documents, namely वहाँ पे जो एज रिजल्ट मतलब 5 डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे साइन किए गए, और अभी हम देखेंगे वो 5 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से थे। सबसे पहला रियो डिक्लेरेशन हमने अभी देखा, और सेकंड था एजेंडा 21। एजेंडा 21 डायरेक्टली कई बार पूछ ले जाता है कि तो here 21 refers to, इन एजेंडा 21 refers to what? So 21 here refers to the 21st century। सो फ्रेंड, ये आप याद रखना, यहाँ पे मैंने शो भी किया है। So it is non-binding. Agenda 21 is non-binding. UN Action Plan for Sustainable Development produced as a result of 1992 Earth Summit. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एक्शन प्लान था, वो इसी समिट में इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज़ अ नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान, ओके, मे बी कैरिड आउट एट लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। More than 178 countries adopted Agenda 21 at the Earth Summit from June 3 to 14, 1992। सो यहाँ पे कितनी कंट्रीज ने ये एक्सेप्ट किया, ये अडॉप्ट किया एजेंडा 21? ये 178 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया एजेंडा 21। लीगली नॉट बाइंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेस्ट्री, ये था थर्ड रिजल्ट। कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी और यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी इसी समिट में ही साइन किया गया। सो यूएनएफसीसी क्या था? इट वॉज रिजल्ट ऑफ अर्थ समिट, फाइन। On March 21, 1994, UNFCCC came to effect। तो UNFCCC साइन तो हो गया था अर्थ समिट के टाइम, बट ये इफेक्ट में कब आया? 1994 में, 21 मार्च। So its primary goal is to stabilize the greenhouse gas concentration in the atmosphere to prevent human dangerous interference with the climate change। तो इसका प्राइमरी गोल ये था कि जो ग्रीन हाउस गैसेज की कंसंट्रेशन है जो एटमॉस्फेयर में, उसको कंट्रोल में लाना, उसको स्टेबलाइज करना, टू प्रिवेंट द ह्यूमन डेंजरस। सो हमने देखा कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण हम देखते हैं कि जो ओजोन होल हुआ, वहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थ पे आती हैं, उससे ह्यूमन को क्या इफेक्ट पड़ता है कि उनको स्किन कैंसर का वहाँ पे खतरा रहता है, और उनको आइज में जो प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, और भी बहुत सारी उसके कारण डिजीज हो सकती हैं। तो इन सब के कारण इन्होंने क्या यहाँ पे डिसाइड किया कि हमें ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन को किस तरह से स्टेबलाइज करें। UNFCCC provides platform to countries to come together to discuss greenhouse emissions। UNFCCC एक किस्म से प्लेटफॉर्म था जहाँ पे कि सब कंट्रीज टुगेदर वहाँ पे बैठ के इस मुद्दे पर चर्चा करें। ठीक है। UNFCCC आल्सो कॉल्ड पेरिस एग्रीमेंट। सो फ्रेंड्स, डायरेक्टली क्वेश्चन, पेरिस एग्रीमेंट किसे कहा जाता है? पेरिस एग्रीमेंट इज द अनदर नेम ऑफ यूएनएफसीसी। इट्स मेन एम इज टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर राइज क्लोज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। ये था पेरिस एग्रीमेंट का मेन एम। यूएनएफसीसी आल्सो कॉल्ड पेरेंट ट्रीटी ऑफ 1997 क्योटो प्रोटोकॉल।
क्योटो प्रोटोकॉल अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट यूएनएफसीसी को एक मतलब उसका पेरेंट ट्रीटी मानी जाती है, क्योंकि इसी पे आधारित क्योटो प्रोटोकॉल आया था, इसीलिए इसको पेरेंट ट्रीटी ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यूएनएफसीसी के ओरिजिनल सेक्रेटरीट कहाँ पे हैं? वॉज इन जिनेवा, बट इन आफ्टर 1996 शिफ्टेड टू बोन, जर्मनी। यूएनएफसीसी के जो स्टार्टिंग में सेक्रेटरीट जो था वो जिनेवा में सेटअप किया गया था, बट आफ्टर 1996 वो जर्मनी बोन में शिफ्ट कर दिया गया था। सो लास्ट रिजल्ट था इसका अर्थ समिट का कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम यूएनसीबीडी भी कहा जाता है। इट इज़ अ मल्टीलेटरल ट्रीटी, ठीक है, comes under UNEP, United Nations Environmental Program, came to be forced in 1993. So ये जो UNCBD है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये कब फोर्स में आई? 1993 में। साइन कब हुई थी? 1992 में अर्थ समिट में। सो UNCBD के कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? इसकी हैं 196 मेंबर कंट्रीज। किसकी? UNCBD की। सो इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस ट्रीटी, दिस कन्वेंशन। इंडिया ने कब इसमें पार्ट किया? इंडिया इसका पार्ट बना 1994 में। सो इंडिया ने इस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या अपने देश में क्या क्या लागू किया, क्या क्या इस्टेब्लिश किया? सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट लाया गया इंडिया में, जो कि 2002 में आया, और एक स्टैट्यूटरी बॉडी की फॉर्मेशन की गई, जिसको हम कहा जाता है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इसकी स्थापना कब हुई? इसी कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस बॉडी की स्थापना की गई, और ये स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी इन 2003 में। इट्स सेक्रेटरीट इज इन मॉन्ट्रियल, कनाडा। किसकी? यूएनसीबीडी। यूएनसीबीडी के सेक्रेटरीट कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। इन दिसंबर 2010 यूएन नेम्ड ईयर्स 2011 to 20 एज यूएन डेकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। सो फ्रेंड्स, यहाँ से ये क्लियरली क्वेश्चन बनता है कि यूएन ने ये जो 2011 से 2020 तक के ईयर्स थे, इसको क्या घोषित कर दिया गया था? यूएन डेकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये आपको क्लियरली नोट डाउन करना, आप चाहें तो इसके नोट्स बना लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So the next is the Rio Declaration or Earth Summit put forth 27 guiding principles for the future sustainable development of the nations. ठीक है, फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इसने रियो डिक्लेरेशन ने 27 प्रिंसिपल्स सेटअप किए। किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। और ये कितने कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया था ये प्रिंसिपल्स? ये 175 नेशंस ने ये प्रिंसिपल्स एक्सेप्ट किए थे। यूएनईपी होल्ड सेक्रेटरीट्स फॉर फॉलोइंग 9 MEAs। ठीक है, यूएनईपी में कितने सेक्रेटरीट्स वहाँ पे मर्ज किए गए हैं? कितने बताओ? 9। और वो 9 कौन कौन से हैं? अभी हम वो देखेंगे। सबसे पहला आ गया कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जस्ट अभी जो हमने पढ़ा। सेकंड, साइट्स का। थर्ड, CMS माइग्रेटरी स्पीशीज वाला। फोर्थ, वियना कन्वेंशन। फिफ्थ, मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी। सिक्स्थ, बेसल कन्वेंशन ऑन कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्टरी मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट। सेवन्थ, स्टॉकहोम कन्वेंशन। एट्थ, रॉटरडम कन्वेंशन। सो फ्रेंड्स, ये आपको सारे याद रखने हैं। तो ऐसे याद ना रखिए, ये क्वेश्चन आपको इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग आ सकता है, या फिर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएं, वहाँ से बोला जाए कि इनमें से कौन सा ऑड वन आउट, ठीक है, कौन सा किसका सेक्रेट यूएनईपी के अंडर नहीं है, वहाँ से आपको ये देखने होंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया? 1997 में। अप्रूव्ड, इसको अप्रूवल कब मिला इस प्रोटोकॉल को? इसको अप्रूवल मिला 1997 11 दिसंबर को एट काउंसिल ऑफ पार्टीज थर्ड ऑफ यूएनएफसीसी। हमने पीछे पढ़ा ये जो क्योटो प्रोटोकॉल किसके अंडर आया? यूएनएफसीसी के अंडर। और ये क्योटो उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो कन्वेंशन थी, ये जो मीटिंग थी काउंसिल ऑफ पार्टीज की, ये कहाँ पे हुई थी? क्योटो। और क्योटो कहाँ पे है? जापान में। और ये मीटिंग हुई कब थी? ये हुई थी 16 Feb 2005 में। सो इन 2002 इंडिया अप्रूव द प्रोटोकॉल। इंडिया ने कब इस प्रोटोकॉल को अप्रूव किया? 2002 में। In the first commitment period 2008 to 12, this protocol sought to reduce emissions of greenhouse gases by approximately 5% by 2012 compared to 1990 levels. So इसमें बेस ईयर किसको लिया गया था? 1990 को। और इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली 5% हमें रिडक्शन करनी है किसमें? ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशंस में। फाइन। तो क्योटो प्रोटोकॉल अप्लाइज टू 6 ग्रीन हाउस गैसेज। ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर कौन कौन सी, कितनी ग्रीन हाउस गैसेज आती हैं और कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज आती हैं, वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। फ्रेंड्स, ये आपको 6 ग्रीन हाउस गैसेज याद रखनी है। ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में या मैच द फॉलोइंग्स में आ सकता है। वो टोटल है कितनी? 6। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ यूएनएफसीसी, हमने पढ़ा है अभी पीछे।
36 कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, फर्स्ट कमिटमेंट जो इनकी मीटिंग हुई थी कमिटमेंट के लिए, उसमें कितनी कंट्रीज ने पार्ट किया? 36 कंट्रीज ने उसमें पार्ट लिया। 84 कंट्रीज हैव साइंड प्रोटोकॉल। पार्ट लिया था 36 कंट्रीज ने और साइन कितने ने किया? 84 कंट्रीज ने साइन किया। ओनली मेंबर्स ऑफ UNFCCC कैन ज्वाइन इट। बट इसमें एक कंडीशन रखी गई थी, वही मेंबर कंट्रीज इसकी बन सकती हैं जो FCC की मेंबर्स हैं। इट वॉज अडॉप्टेड इन थर्ड सेशन ऑफ UNFCCC एट COP3। COP3 COP का आप फुल फॉर्म पता होगी, काउंसिल ऑफ पार्टीज और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और इसको हम अपनी भाषा में मीटिंग भी बोल सकते हैं कि उनकी मीटिंग। और ये थर्ड सेशन ऑफ कोप में इसको अडॉप्ट कर दिया गया था। सो द नेक्स्ट इज दोहा अमेंडमेंट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। दोहा अमेंडमेंट भी हम पढ़ेंगे। आफ्टर द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड एंडेड, दिस अमेंडमेंट वाज डन अबाउट एमिशन रिडक्शन टारगेट्स फॉर सेकंड कमिटमेंट पीरियड 2012-20। फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में हमने देखा कि 6 ग्रीन हाउस गैसेस के लिए टारगेट रखा गया था। अभी जो इनकी सेकंड कमिटमेंट के लिए जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? दोहा में, और इसको हम बोलते हैं दोहा अमेंडमेंट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। 37 countries binding targets in 20 सेकंड कमिटमेंट। ठीक है, सेकंड कमिटमेंट के लिए कितनी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया? 37 कंट्रीज ने। कनाडा विथड्रू फ्रॉम क्योटो प्रोटोकॉल इन 2012। जैसे ही फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड कंप्लीट हुआ तो कनाडा ने विथड्रॉ कर दिया फ्रॉम क्योटो प्रोटोकॉल। कब किया? 2012 में। फ्रेंड्स, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 135 कंट्रीज एक्सेप्टेड दोहा अमेंडमेंट। कितनी कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया? 135 कंट्रीज ने। 144 कंट्रीज एक्सेप्टेड दोहा एग्रीमेंट टू कम टू फोर्स। 135 कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया और 144 कंट्रीज ने इसको फोर्स में लाने के लिए एक्सेप्ट किया। किसको? दोहा एग्रीमेंट को। As of 28 October 2020, 147 countries deposited their instrument of acceptance. India was 80th to accept the amendment. So, 28 अक्टूबर 2020 में 147 कंट्रीज क्योटो प्रोटोकॉल की मेंबर बन चुकी थी और इंडिया इनमें से 80th नंबर पे था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज एस्टैब्लिश्ड टू फेज आउट सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन। ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल वाज सेट टू रिड्यूस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज विद एक्सेप्शंस टू ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थी उसमें सिर्फ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के बारे में ही बात कर दी गई थी, बट क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशंस को रिड्यूस करने की बात की गई, बट इसमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था। सो फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स आप याद रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये पॉइंट्स जरूर दिए जा सकते हैं। Protocol was adopted in 2000 in Montreal but is named after Cartagena Protocol because Cartagena जहाँ पे ये प्रोटोकॉल होनी थी वो था कोलंबिया में, but the protocol was supposed to adopt but the venue was changed. कार्टेगना प्रोटोकॉल फोर्स में कब आई? 2003 में। इट इज़ लीगली बाइंडिंग, मतलब जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनको इसको मानना ही मानना है। This Cartagena Protocol has provisions for AIA, Advanced Informed Agreement Procedure, making ensure that countries are given enough information to make informed decision before agreeing to import LMOs. इस प्रोटोकॉल में ये कहा गया कि अगर किसी नेशन ने एक दूसरे नेशन से जिस LMOs को अगर इंपोर्ट करना है तो उनको प्रॉपर इनफ इंफॉर्मेशन पहले दी जाए, तभी वो LMOs को इंपोर्ट करें अपने नेशन में। Protocol also sets up Biosafety Clearinghouse (BCH) to enable information exchange on LMOs between countries. So इसी प्रोटोकॉल के तहत बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी ताकि जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो उसको प्रॉपरली वेरीफाई पहले कर दिया जाए। इंडिया अडॉप्टेड कार्टेगना प्रोटोकॉल इन 2003। इंडिया ने कार्टेगना प्रोटोकॉल कब अडॉप्ट किया? 2003 में। फाइन। सो The nodal agency for implementation of protocol is the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So इस कार्टेगना प्रोटोकॉल के अंदर इंडिया में कौन सी मिनिस्ट्री इसमें डील कर रही थी? इंडिया में इसकी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको डील कर रहा था। नेक्स्ट इज नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल ये किसके अंडर आती है? UNCBT के अंडर। ये भी प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन। ये प्रोटोकॉल किस पे थी? ये प्रोटोकॉल थी जो जेनेटिक रिसोर्सेज जो एक नेशन से दूसरे नेशन जो न्यूली इस्टेब्लिश या न्यूली फॉर्म्ड जो जेनेटिक
जो भी मतलब जेनेटिक रिसोर्सेज थे मॉडिफाइड थे, उनकी जो बेनिफिट्स हैं वो इक्वली शेयरेबल होनी चाहिए दोनों नेशंस के भीतर। Adopted in 2010 in Nagoya, Japan, entered into force in October 2014। सो इस प्रोटोकॉल को नगोया प्रोटोकॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी, नगोया में, और नगोया कहाँ पे है, जापान में। सो ये जो नगोया प्रोटोकॉल थी ये एक्शन में कब आई, फोर्स में कब आई, ये आई अक्टूबर 2014 में। इट्स ऑब्जेक्टिव इज फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ benefits coming from the utilization of genetic resources and helping in conservation and suitable usage of biodiversity। सो नगोया प्रोटोकॉल का मेन एम क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग हो किसकी, बेनिफिट्स कमिंग फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है, एंड हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल यूसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नगोया प्रोटोकॉल इज आल्सो लीगली बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर कंट्रीज। शेयरिंग शुड बी सब्जेक्ट टू म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होगी वो दोनों में म्यूचुअली एग्रीमेंट होने के बाद ही शेयर की जाएगी। इंडिया साइन नगोया प्रोटोकॉल इन 2011 एंड एक्सेप्टेड एंड रेटिफाइड इन अक्टूबर 2012, ठीक है। इंडिया में नगोया प्रोटोकॉल कब साइन किया, 2011 में, और इसमें अपने देश में इम्प्लीमेंट कब किया, अक्टूबर 2012 में। रेटिफिकेशन इंडिया वाज डन इन COP 11 टू CBD कंडक्टेड इन हैदराबाद। तो जो जो इस प्रोटोकॉल की कन्वेंशन ऑफ पार्टीज़ की जो मीटिंग, जो 11th मीटिंग थी, जो कि कहाँ पे, हैदराबाद में हुई थी, इसी मीटिंग के दौरान इंडिया ने इसको रेटिफाई किया, मतलब अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट किया, किसको, नगोया प्रोटोकॉल को। सो अभी हम पढ़ेंगे HE टारगेट्स। द काउंसिल ऑफ पार्टीज 10th मीटिंग थी टू द CBD वाज हेल्ड इन HE नगोया। इट इज़ हियर नगोया प्रोटोकॉल एंड द HE टारगेट्स वर अडॉप्टेड। तो HE टारगेट्स और नगोया प्रोटोकॉल कहाँ में अडॉप्ट हुई थी, काउंसिल ऑफ पार्टीज की 10th मीटिंग में, जो कि नगोया में हुई थी। HE targets refers to 5 strategic goals that are concerned with biodiversity। HE targets, जहाँ ये आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, HE targets आप याद रखना, ये 5 strategic goals की बात करता है that are concerned with biodiversity। सो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। सो बाकी की हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अभी आगे एक लेक्चर इसका बन जाएगा, और एक में आपको ओवरऑल पूरा ऐसे सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बता दूंगा कि कौन सी कन्वेंशन, कौन सी प्रोटोकॉल, कौन सी ट्रीटी कब कब आई है, वो आपको पूरी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलेगा, तो आप उसको ईजिली याद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स होप सो आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।